हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 11 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की, 11 अगस्त की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज जिनका जन्मदिन है। तो चलिए, इनके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। इनका नाम है डी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव जो हैं वो किस भूमिका में रह चुके हैं हमारे भारत में? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित रहे हैं ये। 11 अगस्त 1949 को इनका जन्म हुआ था। मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। और ये किस भूमिका में रहे हैं, इनको हम किस वजह से जानते हैं? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 22वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। 22वें गवर्नर। आरबीआई जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, हिंदी में इसे हम भारतीय रिजर्व बैंक कह देते हैं। तो 22वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कब से कब तक कार्य किया था? 5 सितंबर 2008 से लेकर 4 सितंबर 2013 तक ये गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे। आज इनका क्या है? जन्मदिन है। इनको बहुत बहुत बधाई हो। डी सुब्बाराव के बारे में कहा जाता है कि इनका नाम है दुवुरी सुब्बाराव, इनका पूरा नाम। 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश कैडर के ये अधिकारी हैं। जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, तो फिर आप किसका जवाब लिखेंगे? यहाँ पर जल्दी से आपको बताना है इसका आंसर। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन टिक किया होगा हिल्टन यंग कमीशन, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई कहते हैं, इसकी स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग जिसे हिल्टन यंग आयोग के नाम से जाना जाता है, इसी की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इस आयोग के सुझावों के मुताबिक 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, एक केंद्रीय बैंक के रूप में। शुरुआत में यह एक, आप कह सकते हैं, प्राइवेट स्वामित्व में रहा, लेकिन 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक जो था वो क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। क्योंकि उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अब ये क्या हो गया? गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, भारत सरकार के अंडर में आ गया। उसके बाद से यह पूरी तरीके से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। तो हर देशों की बात की जाती है तो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, एक केंद्रीय बैंक होता है। उसी प्रकार आरबीआई जो है वो हमारा क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारतीय रुपया, मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और ये वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्य करता है।
जब हम बात करें इस वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के बारे में, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। तो बाकी जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैन्सफील्ड कमीशन के बारे में शायद आपने सुना हो। ये कमीशन कब लाया गया था? तो ये बात है उस समय की जब यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वाइसराय, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल पद को खत्म कर दिया गया और उसके बाद में वाइसराय बनने लगे थे। तो डफरिन जो था उसका कार्यकाल कब से कब तक का माना जाता है? 1884 से 1888 तक का माना जाता है। उसी डफरिन के कार्यकाल में मैन्सफील्ड कमीशन लाया गया था 1886 में। और ये किससे संबंधित था? तो ये भी क्या है, मुद्रा से संबंधित था। बाकी ऑप्शंस की बात की जाती है तो इसमें एक नाम और लिखा हुआ है, बेम्बीगटन स्मिथ आयोग। बेम्बीगटन स्मिथ आयोग कब लाया गया था? ये बात है उस समय की जब यहाँ पर भारत का वायसराय कौन बनकर आया हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय की बात है ये। और वो चेम्सफोर्ड कब से कब तक रहा उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके समय में 1919 में बेम्बीगटन स्मिथ आयोग लाया गया था और ये भी किससे संबंधित था? मुद्रा से संबंधित था। चेम्सफोर्ड सुधार आपने नाम सुना होगा जो 1919 में लाया गया था, ठीक है ना। तो वो इसी चेम्सफोर्ड से संबंधित बातें हैं। बाकी जैसे बात करें हम साइमन कमीशन के बारे में, ये साइमन कमीशन जो है किसके नेतृत्व में भारत में आया था? लॉर्ड इरविन का नाम आता है। इसमें 7 लोग थे, सातों के सातों ही अंग्रेज थे। जब ये भारत में आया तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो एक प्रगति हो रही है, सुधार हो रहे हैं, वो कितना सुधार हुआ है, उसके लिए क्या क्या नए कदम सुझाए जा सकते हैं। इसी वजह से ये भारत में आया था। लेकिन 7 लोगों का समूह बना था, ये 7 लोगों का कमीशन था, सातों ही अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय था नहीं। इसी वजह से इस कमीशन को क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन के नाम से जाना गया। और भारतीयों ने फिर इसका जब विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए और उसी में लाठियां बरसाई थी अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों पर। भारतीय क्रांतिकारियों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के छाती पर, सिर पर लाठियां लगी सी। इसी वजह से क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। आज हम बात कर रहे हैं डी सुब्बाराव की, जिनका क्या है आज जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है या फिर पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयंती के बारे में। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, इनका नाम है लालमणि मिश्र। लालमणि मिश्र जो है, फोटो को देखकर आप पहचान पा रहे होंगे कि ये किससे संबंधित होंगे। इनका जन्म 11 अगस्त 1924 को हुआ था। ये हमारे भारत में शास्त्रीय वादक के रूप में पहचान बना चुके थे, शास्त्रीय वादक रह चुके हैं हमारे भारत के लालमणि मिश्र। जब आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के वादक लालमणि मिश्रा किस राज्य से थे, तो फिर कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? आपने लिख देना है इसमें उत्तर प्रदेश। इनका जन्म 11 अगस्त 1924 को कानपुर में हुआ था, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। आज के दिन ही इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 17 जुलाई 1979 को हुई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब हम चलो बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, इनका नाम है यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये हमारे भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर। अब जब बात करते हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? लुधियाना। और ये जो लुधियाना है वो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो ये तो हमारे भारतीय पंजाब का हिस्सा है। और जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 13 जुलाई 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में। एक बेहतरीन बल्लेबाज कहे जाते हैं यशपाल शर्मा। टेस्ट मैच में इन्होंने
अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था और विकेट कीपर की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी, अंपायर भी रहे थे। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जो था वो कब खेला था, 1979 की बात है। और आखिरी टेस्ट मैच इन्होंने खेला था 1983 में। और वनडे जो हुआ करते थे उस समय आपको पता है 60 ओवर का हुआ करता था एक मैच। 1978 में इन्होंने वनडे में अपना करियर की शुरुआत की थी और 1985 तक ये वनडे खेलते रहे थे। और जब हम बात करें भारत ने सबसे पहली बार किस वर्ष वर्ल्ड कप जीता था, वनडे वर्ल्ड कप जीता था भारत ने पहली बार, ये तो आपको पता है। तो जब हमारी टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता उस समय उस टीम का हिस्सा थे यशपाल शर्मा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? वो फाइनल मैच जो था ना वो 25 जून 1983 को खेला गया था, उसमें आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता आईसीसी का, तो शुरुआत की थी। और इस समय हमारे कप्तान कौन थे इस टीम के, तो नाम आता है कपिल देव का। तो कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता पहली बार। लेकिन अब तक हमारे भारत ने कितने वनडे वर्ल्ड कप जीत रखे हैं, तो आपको लिख देना है 2 जीत रखे हैं, ठीक है। पहला तो आपको यहां पर बता ही दिया गया है 1983 में जीता था, और दूसरा कब जीता था, 1911 में जीता। और इस समय तो थे कप्तान हमारे कपिल देव। लेकिन जब 2011 में हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता उस समय हमारे कैप्टन कौन थे, MS धोनी थे, ठीक है ना। लेकिन एक T20 फॉर्मेट भी होता है। तो क्या आप बता सकते हैं भारतीय टीम ने कितनी बार आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो जल्दी से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। तो भारत ने 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है और 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो T20 वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो 2007 में सबसे पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने MS धोनी की कप्तानी के अंडर में। और दूसरी बार ये कारनामा भारतीय टीम ने कब किया, 2024 में, अभी किया है थोड़े ही समय पहले, ठीक है। और उस समय हमारे कैप्टन कौन रहे इसमें, रोहित शर्मा। ये 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। विराट कोहली ने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया और रविंद्र जडेजा ने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया इस T20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्रिकेट अभी आपको पता है हमारे भारत में बहुत देखा जाता है, बहुत क्रेज है भारत में क्रिकेट का। लेकिन जब विश्व स्तर की बात आती है तो विश्व स्तर पर जो क्रिकेट से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम कौन करता है, आईसीसी, जिसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जानते हैं। तो आप ये बताइएगा कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, ये पॉइंट आपको बताना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम क्या रखा गया था, उस समय इसका नाम रखा गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो उस समय तो इसका नाम ये था। फिर समय जैसे जैसे बदलता गया इसका नाम भी है जो बदलता गया। लेकिन जब 1909 की बात करते हैं इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। तो उस समय कौन कौन से प्रतिनिधियों ने इसकी स्थापना की थी, तो नाम आता है इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, और साथ में नाम आता है दक्षिणी अफ्रीका का, जिसे हम साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तो इन देशों के प्रतिनिधियों ने इसकी शुरुआत की थी 1909 में। फिर जैसे हम बात करते हैं 1965 में इसका नाम बदल दिया गया था। 1965 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था, इंपीरियल की जगह इंटरनेशनल कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाने लगा ये 1965 में। फिर थोड़ा सा इसमें और बदलाव किया गया
नवासी में 1989 में जो बदलाव किया गया वो क्या बदलाव था? वो बदलाव ये था कि इंटरनेशनल का तो इंटरनेशनल रहा, क्रिकेट का क्रिकेट रहा, लेकिन कॉन्फ्रेंस की जगह अब क्या कहने लगे थे? काउंसिल कहने लगे। और यही तो नाम अभी चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीसी के नाम से जानते हैं। क्रिकेट की वैश्विक स्तर पर ये एक संस्था है जो कई प्रकार की विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, टूर्नामेंट आयोजित करवाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको बातें ये ध्यान में रखनी है इनसे संबंधित। अब चलो हम बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में। इनका नाम क्या है? खुदीराम बोस। इनका नाम तो आपने बखूबी पढ़ा होगा, बखूबी इनके बारे में आपने जानकारी हासिल की होगी जब आपने इतिहास को कवर किया होगा। तो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस साथी की सहायता से खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था? जल्दी से आप बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा ना प्रफुल्ल चाकी, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब थोड़ी थोड़ी इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। कहाँ पे? हबीबपुर गांव में इनका जन्म हुआ था और डिस्ट्रिक्ट का नाम था मिदनापुर। ये जो मिदनापुर है, उस समय की दृष्टि से देखा जाए तो अविभाजित बंगाल में ये पड़ता था, अविभाजित भारत का हिस्सा था ये। और इनकी जो बात करें फांसी की, इनको फांसी कब दे दी गई थी? 1908 में दे दी गई थी। कारण क्या रहा कि इनको फांसी दे दी गई? इनको फांसी कहाँ दी गई थी? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जेल में इनको भेज दिया गया था इनकी फांसी के लिए। भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में तो आपने बखूबी नाम सुने होंगे, कई नाम सुने होंगे। उनमें एक नाम खुदीराम बोस का भी आता है, जो कि सबसे कम उम्र के युवा थे जो फांसी पर चढ़ गए थे इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। ठीक है ना? तो जब हम बात करें बंगाल के विभाजन की, बंगाल का विभाजन करजन के समय में हुआ था, आपको पता है 1905 में। तो जब सभी भारतीय लोग, भारतीय क्रांतिकारी जो लोग थे वो इकट्ठे हुए इस बंगाल के विभाजन के विरोध में, उस समय खुदीराम बोस जो थे वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे और इन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन यहीं से शुरू किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था खुदीराम बोस ने। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ में जो पर्चे वितरित किए गए थे इन्होंने भी किए थे। फिर करते करते अंग्रेजों ने एक बार इनको पकड़ भी लिया था, क्योंकि ये उम्र में बहुत छोटे थे, इस वजह से इनको एक बार छोड़ भी दिया गया था चेतावनी देकर। बाद में थोड़ा सा और समय बीतता चला गया। 8 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को एक दायित्व सौंपा गया किंग्सफोर्ड की हत्या करने का। किंग्सफोर्ड जो है, ये किंग्सफोर्ड जो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास इन्होंने एक बार पहले भी किया था। एक पार्सल बम भेजा था इन्होंने, लेकिन वो पार्सल उन्होंने खोला ही नहीं था किंग्सफोर्ड ने, इस वजह से वो किंग्सफोर्ड बच गया। एक कर्मचारी ने खोला था और कर्मचारी उसमें घायल हो गया था। अब ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों को देखकर किंग्सफोर्ड घबरा गया और घबराने के बाद उसने अपना तबादला कहां पर करवा लिया? बंगाल से दूर कहीं बिहार के क्षेत्र में करवा लिया, मुजफ्फरपुर में। और फिर युगांतरकारी संगठन की ओर से खुदीराम को और प्रफुल्ल चाकी को 2 पिस्तौल दे दी गई और साथ में कारतूस भी दे दिए गए कि मुजफ्फरपुर जाइए और वहां पर जो है आप इस किंग्सफोर्ड को मार के आइए। और समय जैसे बीता चला गया, इनको हेमचंद कानूनगो ने कुछ हैंड ग्रेनेड भी दिए थे। फिर समय बीता चला गया, इन्होंने फिर एक बार हमला किया था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, लेकिन किंग्सफोर्ड तो बच गया। उसमें कैनेडी की गाड़ी पर यह बम फेंका गया गलती से, और उसमें एक कैनेडी की धर्मपत्नी और कैनेडी की जो बेटी थी वो उसमें मृत्यु को प्राप्त हुई थी। इस वजह से बाद में फिर जैसे पता लगा कि ये प्रयास मुझे मारने के लिए था, फिर इन पर ब्रिटिशर्स ने कमान कसी और इनको पकड़ लिया गया। और खुदीराम बोस जो हैं वो, इन्होंने किसी प्रकार भागने की कोशिश नहीं की, इनको फिर फांसी पर लटका दिया गया था आज ही के दिन 1908 में मुजफ्फरपुर में।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। एक पुस्तक भी है, अगर आप पढ़ना चाहें, द अलीपुर बॉम्ब केस। तो इस प्रकार की पुस्तक जो है आपको एक, आप कह सकते हैं, एक समझ विकसित करने में प्रयास करेगी। उसके राइटर हैं नूरुल होदा नाम के, तो वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये बातें जो हैं और भी पढ़ सकते हैं। जब इन्होंने बम फेंका था तो इन पर इनाम भी घोषित किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। हालांकि इनको तो फांसी दे दी गई, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी कि अंग्रेजों के हाथ में नहीं आना है। और बहुत सारी बातें हैं जो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी। बाकी ऑप्शंस की बात करें, जैसे लाला हरदयाल के बारे में तो आप जानते होंगे। लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। और इसमें नाम आता है सोन सिंह भाखड़ा का। काशीराम जो थे वो इसमें कैशियर बने थे। तो इस प्रकार गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई, तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर बात करें तो उसमें ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात की जाए तो उसमें पहली महिला अध्यक्ष होने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो फिर विजय लक्ष्मी पंडित को दिया जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अब चलो हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका नाम सभी ने सुना होगा, सभी ने इनकी वीडियोस देखी होंगी, सभी ने इनकी शायरियां सुनी होंगी। राहत इंदौरी इनका नाम है। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था। इंदौर जो क्षेत्र है, इंदौर, वहीं पर जन्म हुआ। इंदौर तो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इंदौर में। और इंदौर जहां पे जन्मे थे, इन्होंने अपने नाम के पीछे भी इंदौरी लगा दिया, यानी कि इंदौर के रहने वाले। और 11 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी इंदौर में ही। और किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं, ये गजल और नज़म और गीत के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं हमारे भारतवर्ष में। कौन सी भाषा में इन्होंने गीत लिखे, कौन सी भाषा में नज़में लिखी, कौन सी भाषा में इन्होंने गज़लें लिखी, तो मूलतः इन्होंने उर्दू भाषा में ये कार्य किया था। उर्दू साहित्य के प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, उर्दू भाषा के प्रोफेसर भी रहे, एक अच्छे चित्रकार भी माने जाते रहे हैं अपने समय के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बॉलीवुड के लिए भी गाने लिखे थे, शायद आपने सुना भी होगा इनके बारे में। अब जब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इनके बारे में। शायरी के दीवाने थे ये। इनको उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 1985, तो आपने बखूबी इसमें अच्छा जवाब दिया है। ये क्वेश्चन जो है आपको देख लेना है। अब ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपना योगदान दिया, और कुछ इनकी लाइन जो हैं वहाँ भी आपको सुनने को मिलती है। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, है ना। तो ये जो है ये इन्हीं का दिया हुआ है। और तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तो ये इनके द्वारा लिखे हुए गाने हैं। और साथ में अनु मलिक के साथ में भी इन्होंने कई गाने लिखे। मुन्ना भाई एमबीबीएस, जानम, खुदार, मिशन कश्मीर, मर्डर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस प्रकार की कई फिल्मों में इन्होंने अपने गीत दिए हैं। शायद आपको पता हो, और नहीं भी पता हो, चलो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। इनकी एक गजल का एक शेर है, हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। तो बड़ी गहरी बात है ये। राहत इंदौरी के द्वारा लिखित और भी बहुत सारी शायरियां हैं, बहुत सारी नज़में हैं, बहुत सारी गज़लें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। धुआं धुआं आपने शायद ये सॉन्ग सुना होगा, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। तो और भी बहुत सारी है, सर्च कर लेना आप, ठीक है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में,
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार हैं। जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये रचना भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, इनके द्वारा लिखित ये एक प्रसिद्ध गजल है। ठीक है ना। तो इनके बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनकी शायरियाँ, इनकी गज़लें। चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना हो कहीं, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। वी.एस. नायपॉल इनका नाम। वी.एस. नायपॉल के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 17 अगस्त 1932 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2018 में हुई थी। आपसे एक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो जल्दी से आपको बताना है, वी.एस. नायपॉल को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये किस वजह से जाने गए, तो ये एक साहित्यकार रहे हैं। साहित्यकार, कौन सी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा, तो आप कहेंगे भारतीय मूल के ये प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा। इनको क्या कहा जाता है, इनको नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है। नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु किसे कहा जाता है, तो फिर नाम लिख देना आप वी.एस. नायपॉल का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। इनका जन्म त्रिनिदाद में हुआ था, वहां पे एक जगह पड़ती है चगवानस नाम से, वहीं पर जन्म हुआ इनका। इनको साहित्य के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2008 में द टाइम्स ने इनको 50 महान ब्रिटिशर्स साहित्यकारों की सूची में 7वां स्थान दिया था। तो आप मान सकते हैं कि कितने प्रतिभाशाली रहे होंगे वी.एस. नायपॉल। टॉप 50 ब्रिटिशर्स के साहित्यकारों में इनका नाम 7वें स्थान पर रहा। और नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाती है तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आपने सुना होगा कि इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। पहला नोबेल पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर 1901 को आयोजित किया गया था। और ये समारोह किस वजह से इसी दिन रखा गया, तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की 5वीं सालगिरह पर यह आयोजित किया गया था। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। और वी.एस. नायपॉल के बारे में अगर हम बात करें, इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1971 की बात है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे ये पहले 1971 में। इन अ फ्री स्टेट इन्होंने एक रचना लिखी थी, उस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 1979 में इनको एक बार फिर से बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी एक रचना का नाम आता है अबैंड इन द रिवर। तो 2 बार इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऐसे महान साहित्यकार रह चुके हैं और इनका नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। वी.एस. नायपाल के नाम से प्रसिद्ध रहे विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। चलिए, आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको डिस्क्रिप्शन में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कक्षा की आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। करंट अफेयर्स की जो कक्षा होती है उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, लेकिन इस कक्षा की PDF आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक,
मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। सर्च भी कर सकते हैं आप, एड्यूरोही24 सर्च कर लीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।